स्वागत है आप सभी का हमारे छोटे से प्यारे से यूजफुल यूट्यूब चैनल पे। आज सेकंड सीरीज है, फटाफट क्वेश्चंस आएंगे सामान्य प्रबंधन के। कल 50 क्वेश्चन हो गए थे और स्पीड में थोड़ी सी कमी थी, बट आज स्पीड में कोई कमी नहीं होगी। आपको करना क्या है कि आपको मेरी ऑडियो भी सुनते रहना और साथ में इसका जो वीडियो चल रहा है वो भी देखते रहना है। एक दो बार ऐसे करना है और फिर आपको जब चीज़ें थोड़ी थोड़ी रिकॉल होने लगे तो आपको क्या करना है कि सोते टाइम या कभी भी खाली रहो तो आपको सिर्फ ईयर प्लग कान में लगाना है और आपको मेरी आवाज़ सुनते रहना है। तो उससे क्या होगा कि ऑडियो आपके दिमाग में रहेगा और इमेज की पिक्चर्स भी बनती रहेंगी कि हाँ इस क्वेश्चन में क्या था, इसका आंसर क्या था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा लॉजिकली आप लोग सोचा करो, साइंटिफिकली कि आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज फटाफट मैं कोशिश करूंगी कि बहुत ही कम टाइम में कम से कम 100 क्वेश्चन करा पाऊँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको डेफिनेटली क्वेश्चन में आने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम मोटरें, हवाई जहाज, फ्रिज, रेडियो या जूते के फीते नहीं बनाते हैं, हम बनाते हैं मनुष्य, और मनुष्य इन वस्तुओं का निर्माण करते हैं। इस कथन से स्पष्ट होता है इस कथन से क्या स्पष्ट होता है कि मनुष्य का विकास है, जो प्रबंध है वह मनुष्य का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन है। ठीक है, हम मोटरें, हवाई जहाज, फ्रिज, रेडियो या जूते के फीते नहीं बनाते हैं, हम बनाते हैं मनुष्य, और मनुष्य इन वस्तुओं का निर्माण करते हैं। तो ये हमें क्या बताता है कि जो प्रबंध है वह मनुष्यों का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन है। देन नेक्स्ट, प्रबंध प्रक्रिया में सम्मिलित चरणों की संख्या कितनी है? तो 3 है। प्रबंध की प्रक्रिया में कितने चरण है? तो 3 चरण है। प्रबंध प्रक्रिया के 3 चरणों में सम्मिलित नहीं है। तो पहले देख लो सम्मिलित क्या क्या है। नियोजन सम्मिलित है, NN के है ना, NN के। प्रबंध की प्रक्रिया में कितने चरण सम्मिलित है? 3 चरण में क्या क्या है? NN के, नियोजन, नियंत्रण, और के से क्या होगा? क्रियान्वयन। तो समन्वय सम्मिलित नहीं है। क्रियान्वयन रूपी चरण में सम्मिलित है। क्रियान्वयन रूपी चरण में क्या सम्मिलित है? उपरोक्त सभी। तो कर्मचारियों का चयन होगा, उनका प्रशिक्षण और निर्देशन तथा अभिप्रेरण, ये सभी क्रियान्वयन रूपी चरण में सम्मिलित है। उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। उत्पादन के भौतिक संसाधनों में क्या क्या आते हैं? भूमि, मशीन, सामग्री। उपरोक्त सभी आते हैं उत्पादन के भौतिक संसाधनों में। प्रबंध उत्पादन का वह महत्वपूर्ण घटक है जो अन्य घटकों की क्या करता है? कार्यकुशलता को भी बढ़ाता है और लाभदेयता दोनों को बढ़ाता है। क्या? प्रबंध। सांयोगिक अवधारणा के अनुसार प्रबंध तभी सफल हो सकता है जब प्रबंधक परिस्थितियों एवं घटनाओं के अनुरूप कार्य करे। तो मतलब प्रबंध तभी सफल होगा जब प्रबंधक कार्य करे, किसके अनुसार? परिस्थितियों के अनुसार भी और घटनाओं के अनुसार भी। पहला प्रबंध शास्त्री एवं आधुनिक प्रबंध के जनक कौन माने जाते हैं? तो हेनरी फेयोल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि पहला प्रबंध शास्त्री या फिर आधुनिक प्रबंध के जनक माने जाते हैं हेनरी फेयोल। ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, इनकी बुक का नाम है। किसकी बुक का नाम है ये? तो हेनरी फेयोल। आधुनिक प्रबंध के जनक कौन माने जाते हैं? हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल की बुक का क्या नाम है? जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। हेनरी फ्योल ने प्रबंध के कितने तत्वों या कार्यों का वर्णन किया है? तो 5। हेनरी फ्योल के अनुसार प्रबंध के कितने कार्य हैं? तो 5 कार्य, इसको रट लेना है। प्रबंध के कार्यों को पोस्ट कॉर्प के नाम से जाना जाता है। प्रस्तुत करने वाले कौन थे? लूथर, गुलिक एवं उर्विक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको रटते चलना है मेरे साथ। प्रबंध के कार्यों को पोस्ट कॉर्प के नाम से प्रस्तुत करने वाले कौन थे? तो लूथर, गुलिक और उर्विक। अब इसमें पोस्ट कॉर्प में आपको सबका मैं फुल फॉर्म बता देती हूँ, लिख लेना आप साइड में। P से प्लानिंग हो गया, O से ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग यानी कि प्लान करना, नियोजन करना। O से ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन बनाना। S से स्टाफिंग यानी कर्मचारियों की व्यवस्था करना। D से क्या होगा? डायरेक्शन यानी निर्देश देना। C से कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय स्थापित करना। CO से कोऑर्डिनेशन, और R से रिपोर्ट करना, और B से बजटिंग यानी बजट बनाना। तो ये पोस्ट कॉर्प का फुल फॉर्म हो गया, मैंने बता दिया है। इसमें से पूछा जा सकता है कि पोस्ट कॉर्प जो कि लूथर, गुलिक एवं उर्विक ने दिया है, उनमें से P का क्या मतलब है या फिर उनमें से D का क्या मतलब है, इस तरीके से आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रबंध के कार्यों को दर्शाने हेतु POIM सूत्र का प्रयोग किसने किया? तो हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल की बुक हम पहले पढ़ चुके हैं, क्या है? जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। ठीक है, तो POIM सूत्र किसने दिया है प्रबंध के कार्यों को दर्शाने के लिए? तो हेनरी फ्योल जी ने दिया है। प्रबंध के कार्यों को दर्शाने वाले सूत्र POIM में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? तो मशीनरी सम्मिलित नहीं है, बाकी सम्मिलित है। P से क्या हो गया? प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजिंग, I से इंटीग्रेशन, लेकिन मशीनरी, M का मशीनरी नहीं है, तो मशीनरी सम्मिलित नहीं है POIM में। ठीक है, ये निश्चित होते हैं तथा इसमें स्वनिर्णय के लिए कोई स्थान नहीं होता है। किसमें? पद्धतियाँ, जो पद्धतियाँ होती हैं वो निश्चित होती हैं, उनमें ऐसा नहीं है कि हम अपने से कुछ निर्णय ले ले, जो वो है सो है। ठीक है, इनका क्षेत्र विस्तृत होता है, इनका कार्य निर्णयन में विचारों का मार्गदर्शन करना होता है, और ये स्वयं विवेक की अनुमति देते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? तो कार्य विधिया कहा जाता है। किसी कार्य को करने की अंतिम सीढ़ी क्या है? लक्ष्य। किसी कार्य को हम पाने के लिए, जब तक हम कोई कार्य करते रहते हैं, जब तक हमें लक्ष्य नहीं प्राप्त हो जाता, तो किसी कार्य को कार्य करने की अंतिम सीढ़ी क्या होती है? लक्ष्य होता है। नियोजन से बाह्य परिसरों में शामिल होने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? तो रोजगार एवं कीमत स्तर, राजनीतिक स्थिरता का स्तर, उत्पादकता और आय की प्रवृत्ति। तो उपरोक्त सभी होगा इसका आंसर। नियोजन के निर्धारण में महत्वपूर्ण होता है। नियोजन के निर्धारण में महत्वपूर्ण क्या होता है? तो पूर्वानुमान लगाना नियोजन के निर्धारण में महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, नियोजन निर्माण हेतु पूर्वानुमान लगाने के लिए स्रोत होते हैं। तो नियोजन निर्माण के लिए कौन कौन से ऐसे स्रोत होते हैं जिनसे हम पूर्वानुमान या पहले से अनुमान लगा सकते हैं? तो सरकारी प्रकाशन, वित्तीय संस्थाओं के प्रकाशन, और गैर सरकारी प्रकाशन एवं विभिन्न पत्र पत्रिकाएं, ये सभी पूर्वानुमान लगाने के लिए स्रोत होते हैं। नियोजन प्रक्रिया का तृतीय चरण क्या है? तो वैकल्पिक मार्गों का निर्धारण करना ही नियोजन प्रक्रिया का तृतीय चरण है। ठीक है, जिस बिंदु पर योजना स्वीकृत की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो निर्णय बिंदु। निर्णय बिंदु ऐसा बिंदु है जिस बिंदु पर योजना स्वीकृत की जाती है। हेराल्ड, कुंज और हेंज वेरिज के नियोजन के कितने सिद्धांतों का उल्लेख किया है? तो 10। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हेराल्ड, कुंज और हेंज वेरिज ये प्रबंध शास्त्री रहे हैं और इनके अनुसार नियोजन के सिद्धांत कितने हैं? तो 10 हैं।
हम सर्वोत्तम कार्यमार्गों का चयन तभी कर सकते हैं जब सीमित तत्वों की पहचान कर ली जाए और उनके समाधान विकल्प ढूंढ लिए जाए, समाधान या फिर विकल्प ढूंढ लिए जाए। नियोजन का यह सिद्धांत क्या कहलाता है? तो सीमित घटक का सिद्धांत। ये क्वेश्चन में ही बता रहा है आंसर कि हम सर्वोत्तम कार्यमार्गों का चयन तभी कर सकते हैं जब हम सीमित तत्वों की पहचान कर ली जाए और उनके समाधान या फिर विकल्प ढूंढ लिए जाए। तो यह सिद्धांत कौन सा है? सीमित घटक का सिद्धांत। दिन नियोजन की प्रक्रिया किसके निर्धारण के साथ प्रारंभ होती है? तो लक्ष्य एवं उद्देश्य के साथ प्रारंभ होती है। कौन सी? क्या नियोजन की प्रक्रिया? नियोजन जिन मानवीय गुणों को हतोत्साहित करता है, तो मौलिकता को भी हतोत्साहित करता है, पहलपन को भी, रचनात्मक, उपरोक्त सभी को हतोत्साहित करता है। कौन? नियोजन। नियोजन के अंतर्गत किया जाता है, क्या किया जाता है? तो भविष्य की पूर्व कल्पना। नियोजन का मतलब क्या होता है? प्लानिंग। हम जो प्लानिंग करते हैं तो भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा, उत्पादकता ज़्यादा होगी, कम होगी, ये सब पहले से ही सोच के करते हैं। तो भविष्य की पूर्व कल्पना, परिणामों का पूर्वानुमान, उपक्रम की जोखिमी एवं संभावनाओं की परख, ये सभी सोच विचार के ही नियोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर। नियोजन की प्रकृति को बताते हुए किसने कहा कि नियोजन एक निरंतर जारी रहने वाली गतिशील प्रक्रिया है जिसका कभी अंत नहीं हो सकता है? तो जॉर्ज आर टेरी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि नियोजन गतिशील प्रक्रिया है, किसने कहा? कि जॉर्ज आर टेरी ने कहा है। किसी उपक्रम की व्यापक और विस्तृत योजना जिसे अनिश्चित तथा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है, क्या कहलाती है? तो व्यूह रचनाएं कहलाती है। किसी उपक्रम की व्यापक और विस्तृत योजना जिसे अनिश्चित तथा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है, क्या कहलाती है? व्यूह रचनाएं। व्यूह रचनाओं को क्या बोला जाता है? स्ट्रैटेजी। जैसे पटवारी के लिए मैं स्ट्रैटेजी लेके आई थी, कल उसको बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, बहुत लोग लाइक कर रहे हैं और बहुत लोग उसकी वजह से, उस चैनल की वजह से सब्सक्राइब कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो विश्वास है मेरे प्रति बढ़ता जा रहा है। उनको लग रहा है कि यस, मैं पटवारी बन सकता हूँ या बन सकती हूँ। तो स्ट्रैटेजीज का होना बहुत जरूरी है किसी भी कार्य के लिए। डेविस मूरे ने जिन व्यूह रचनाओं यानी स्ट्रैटेजीज का उल्लेख किया है वे क्या हैं? तो बाह्य आर्थिक व्यूह रचनाएं, बाह्य सामाजिक व्यूह रचनाएं, आंतरिक संगठनात्मक व्यूह रचनाएं। तो यानी कि जो डेविस मूरे हैं जिन व्यूह रचनाओं का उल्लेख किया है तो वो आर्थिक रूप से भी हैं, बाह्य और सामाजिक रूप से भी और आंतरिक संगठनात्मक रूप से। ठीक है। नीतियों की विशेषताएं हैं। नीतियों की विशेषताएं क्या हैं? नीतियां अंतिम परिणामों को दर्शाती हैं। नीतियां लक्ष्य की प्राप्ति दिशा में मार्गदर्शन का कार्य करती हैं। नीतियां अधीनस्थों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए जाने वाले निर्णयों की सीमाएं तय करती हैं। तो उपरोक्त सभी होगा। यह परिभाषा किसकी है? नीतियां वह सामान्य विवरण या समझ है जो निर्णय में विचार करने के लिए हमें मार्गदर्शन प्रदान करती है। क्या है परिभाषा? फिर से पढ़ते हैं कि नीतियां वह सामान्य विवरण है या समझ है जो निर्णय में विचार करने के लिए हमें क्या करती है? मार्गदर्शन प्रदान करती है। तो हेराल्ड कुंज एवं हेंज वेरिज ने यह परिभाषा दी है। ग्राहकों को उपकरण बेचने के साथ उन्हें विक्रयोपरांत सेवा अनुबंध करना किस नीति के अंतर्गत आता है? तो प्रवर्तन नीति के अंतर्गत आता है। अपवाद स्वरूप मामलों से निपटने के लिए प्रबंधक जब अपने उच्च अधिकारियों से मार्गदर्शन चाहता है तब प्रयोग में ली जाने वाली नीति कौन सी है? तो याचना युक्त नीतियां। अपवाद स्वरूप मामलों से निपटने के लिए प्रबंधक जब अपने उच्च अधिकारी से मार्गदर्शन चाहता है तब प्रयोग में ली जाने वाली नीति याचना युक्त नीतियां आती होती हैं। सेवा वर्गीय नीतियों में नहीं आता है। सेवा वर्गीय नीतियों में क्या नहीं आता है? तो सेवा वर्गीयों का चयन आता है, सेवा वर्गीयों विकास एवं क्षतिपूर्ण आता है, मनोबल विकास आता है, लेकिन इसमें आता क्या नहीं है? तो उत्पादन चयन नहीं आता है। विचार करने के बजाय कार्य करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती हैं क्या? कार्यविधियां विचार करने के बजाय कार्य करने के लिए मार्गदर्शन करती हैं। विक्रय, लेखांकन, उत्पादन एवं सेवा वर्गीय विभागों के कार्य करने संबंधी निश्चित निर्देश के उदाहरण किसके हैं? कार्यविधियों के। कार्य सुधार एवं सरलीकरण आसानी से तभी संभव है जब यह संबद्ध हो किससे? पद्धति से। कार्य में सुधार या फिर कार्य को सरलीकरण कब किया जा सकता है? संभव कब है? जब वह पद्धति से संबद्ध हो। कार्य विधियों को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं नियम। कार्य को मार्गदर्शन प्रदान करेंगे नियम। जिस तरीके से नियम बनाए जाएंगे उसी तरीके से कार्य होगा। तो कार्य विधियों को मार्गदर्शन कौन प्रदान करते हैं? नियम। नियोजन एक सर्वव्यापी क्या है? मानवीय आचरण है, क्योंकि मानव ही नियोजन करता है। प्लानिंग करेगा मानव ही। ठीक है। जिसके पास माइंड होता है वही नियोजन या प्लानिंग करता है। तो नियोजन एक सर्वव्यापी क्या है? मानवीय आचरण है। भावी आवश्यकताओं के रचनात्मक पुनरावलोकन की संज्ञा किसे दी गई है? तो नियोजन को दिया गया है। क्या करना चाहिए, इसका पूर्व निर्धारण करना नियोजन है। इसमें वैकल्पिक उद्देश्यों, नीतियों, कार्यविधियों और कार्यक्रमों में से चयन करना शामिल है। यह परिभाषा किसने दी है? तो एम ई हेले ने। क्या करना चाहिए, इसका पूर्व निर्धारण करना ही नियोजन है। यह परिभाषा नियोजन की दी गई है किसके द्वारा? हले द्वारा। हले। नियोजन विभिन्न प्रकार के पूर्वानुमानों का, चाहे वे अल्पकालीन हो या दीर्घकालीन, सामान्य हो या विशिष्ट, का संश्लेषण हो। यह कथन किसका है? तो हेनरी फेयोल। नियोजन विभिन्न प्रकार के पूर्वानुमानों का, चाहे वह अल्पकालीन हो या दीर्घकालीन हो, सामान्य हो या विशिष्ट हो, का संश्लेषण है। यह कथन किसका है? तो हेनरी फेयोल का। कथन और बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रटना पड़ेगा, इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप बार बार मेरे साथ ऐसे बार बार इसको रिपीट करते जाओ, आपको सुनते जाओ। ऑडियो ना आपके माइंड में एकदम हमेशा स्टक रहती है, तो आपको ऑडियो के साथ वीडियो देखना है, तो मतलब एकदम आपको भूलेगा नहीं। एक बार, दो बार, तीन बार। पहली बार आप नॉर्मल स्पीड से देखिए और नेचुरल स्पीड नॉर्मल में, फिर उसके बाद आप थोड़ी और स्पीड बढ़ाइए। ऐसे आप फिर 2x की स्पीड में भी देखेंगे तो आपको रट जाएगा। तो आपको अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद का अलग से कि पढ़ो एक बार फिर ऐसा करो वैसा करो। मेरे साथ पढ़ते जाओ तो सारी चीज़ें रटती जाएंगी।
पूर्वानुमान सार है, किसका सार है? नियोजन का। हेनरी फ्योल द्वारा प्रयोग किए गए प्रिवोयंस का अर्थ क्या है? तो भविष्य का मूल्यांकन करना एवं उसके लिए प्रावधान करना ही प्रिवोयंस का अर्थ है। ठीक है। लूथर कुलिक द्वारा प्रतिपादित पोस्ट कॉर्व सिस्टम का प्रथम अक्षर पी प्रयुक्त हुआ था, पहले ही बताया था, पी यानी प्लानिंग। तो प्लानिंग क्या है? नियोजन के लिए। निर्णयन किसके निष्पादन के मूल्यांकन का आधार है? तो प्रबंधकीय। निर्णयन किसके निष्पादन के मूल्यांकन का आधार है? तो प्रबंधकीय निष्पादन के मूल्यांकन का आधार है। कुशल प्रबंध की कसौटी क्या है? निर्णयन। कुशल प्रबंध की कसौटी क्या है? निर्णयन। किसी भी उपक्रम के निर्बाध संचालन का रहस्य निहित होता है कुशल निर्णयन में। किसी भी उपक्रम के निर्बाध संचालन का रहस्य निहित होता है कुशल निर्णयन में। निरूपण, पहचान, मूल्यांकन, चयन एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया के चरण है निर्णयन के। ये निर्णयन है, निर्णयन है। निरूपण, पहचान, मूल्यांकन, चयन एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया के चरण है। किसकी प्रक्रिया के चरण है? निर्णयन की प्रक्रिया के चरण है। एक प्रबंधक जो कुछ भी क्रिया करता है वह निर्णय द्वारा ही करता है। पीटर डुकर का कथन है कि एक प्रबंधक जो कुछ भी करेगा वह निर्णय के द्वारा ही करेगा। किसका कथन है? पीटर डुकर का। किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उपलब्ध विकल्पों में से सचेतन पूर्ण चयन की क्रिया क्या कहलाती है? तो निर्णयन। किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उपलब्ध विकल्पों में से सचेतन पूर्ण चयन की क्रिया क्या कहलाती है? निर्णयन। नेक्स्ट है, निर्णय के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? तो निर्णय में चुनाव अंतर्निहित होता है, निर्णय में सचेतन रूप से मानसिक प्रक्रिया अंतर्निहित होती है और निर्णय सप्रयोजन होता है। तो उपरोक्त सभी इसके आंसर हैं। निर्णयन वह कार्य है जिसे एक प्रबंधक किसी निष्कर्ष एवं निर्णयन पर पहुंचने के लिए करता है। यह परिभाषा किसने दी है? तो एले ने यह परिभाषा दी है। निर्णयन नियोजन की आत्मा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो निर्णयन जो है नियोजन की आत्मा, ये कथन किसका है? तो कूंज एवं ओ डोनेल का। निर्णयन नियोजन की आत्मा है, किसने कहा? कूंज और ओ डोनेल ने कहा है। निर्णय के लिए आवश्यकता होती है किसकी? विवेक की होती है, बिल्कुल, ज्ञान की होती है और अनुभव की होती है। तो इन सभी की आवश्यकता होती है। निर्णय हो सकते हैं नकारात्मक। इस क्वेश्चन मुझे डाउट है, आई थिंक कि निर्णय सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकते हैं, लेकिन इसमें आंसर दिया है नकारात्मक, तो इसको मैं सर्च करके बाद में बताऊंगी। निर्णय हो सकते हैं नकारात्मक अभी के हिसाब से। निर्णय प्रायः व्यक्त किया जा सकता है किसी आदेश या निर्देश द्वारा। आदेश दोगे किसी को और या फिर निर्देश यानी डायरेक्ट करोगे किसी को, तब निर्णय व्यक्त होगा अपने आप में। आधुनिक विचारधारा के अनुसार रचनात्मकता क्या है? वस्तुतः एक प्रक्रिया है। रचनात्मकता क्या है? एक प्रक्रिया है। विकल्पों के मूल्यांकन में आता है, विकल्पों के मूल्यांकन में विकल्पों का विश्लेषण भी आता है और विकल्पों का तुलनात्मक मूल्यांकन यानी आ और बा दोनों आता है। ठीक है। विश्लेषण और मूल्यांकन कार्य के परिणाम हो सकते हैं। विश्लेषण और मूल्यांकन, जब हम किसी चीज़ का, किसी भी कार्य का विश्लेषण करेंगे और मूल्यांकन करेंगे, उसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? तो परिणात्मक एवं गुणात्मक घटक हो गए, सीमांत विश्लेषण एवं लागत प्रभावशीलता विश्लेषण भी उसके अंतर्गत आएगा, और क्रियात्मक अनुसंधान, ये तीनों इसके आंसर होंगे। निर्णयन प्रक्रिया में विकल्पों का विकास और इनका चयन आधारित होना चाहिए। किस किस पर आधारित होना चाहिए? समुचित विश्लेषण पर, अनुसंधान पर एवं मूल्यांकन पर आधारित होने चाहिए। निर्णयन प्रक्रिया में अनुभूति पर आश्रित रहने की किसको बढ़ावा देते हैं? तो अस्पष्टता को। निर्णयन प्रक्रिया में अनुभूति पर आश्रित रहना किसको बढ़ावा देता है? अस्पष्टता को। इसको मैं एग्जांपल से समझाती हूँ कि हम जब कोई भी एग्जाम देते हैं और हमारे सामने क्वेश्चन आता है और 4 ऑप्शंस होते हैं उसके, और बेट हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो हम सोचते हैं ना कि अरे यार ये ए हो सकता है कि बी हो सकता है, मतलब हमारे अंदर अनुभूति होती है, हमें अनुभूति होती है, यानी हमें फील आता है कि यार ये होना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि हमें क्लियर तो है नहीं, हमें आ तो रहा नहीं है, तो उससे अस्पष्टता आती है। कभी लगेगा ए होता है, कभी लगेगा बी होता है। तो वही बोल रहा है कि निर्णयन प्रक्रिया में अनुभूति पर आश्रित रहने किसको बढ़ावा देता है? अनुभूति पर आश्रित रहने पर अस्पष्टता को बढ़ावा देता है। निर्णय को लागू करना और इसकी प्रतिपुष्टि करना क्या कहलाता है? तो क्रियान्वयन कहलाता है। जो भी निर्णय लिए जाएं वह कैसे होने चाहिए? वह तर्क संगत होने चाहिए। अपरिमाणात्मक या परंपरागत निर्णयन विधि वह है जो परंपरा से चली आ रही हो। नाम से ही परंपरागत निर्णयन को ही याद रखना है। परंपरागत निर्णयन का ही अन्य नाम क्या है? अपरिमाणात्मक निर्णयन। तो यह वह विधि है जिसमें जो परंपरा से चली आ रही होती है, जिसकी पृष्ठभूमि में विज्ञान का पुट ना हो, जिसमें कि साइंटिफिक लॉजिक ना रखे जाते हों। इस विधि को अपनाने वाले जो प्रबंधक है रूढ़िवादी होते हैं तथा लकीर के फकीर बने रहते हैं, यानी पुराने विचारधारा के लोग रहते हैं और अपनी एक जो निर्णय ले लिए उसी पर स्टिक रहते हैं, फिर वहाँ से वो हिलते नहीं, हटते नहीं हैं। जब निर्णयन विधि के अंतर्गत निर्णय लेते समय प्रबंधक के मन और मस्तिष्क में मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया कार्य करती रहती है, वह क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है विवेक एवं अंतर्ज्ञान ज्ञान विधि। ठीक है। संस्थागत प्रलेख एवं परंपरा निर्णय विधि में प्रमुख प्रलेखों में क्या आते हैं? तो संस्था की नीतियां आती हैं, संस्था के नियम एवं संगठन संरचना आते हैं, संस्था की कार्यविधियां, उपरोक्त सभी आते हैं। इस विधि को वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें कभी कभी बदले हुए पर्यावरण के अनुसार सिद्धांतों के विपरीत निर्णय लेने पड़ते हैं। तो यह विधि कौन सी है? तो प्रबंध सिद्धांत विधि। प्रबंध सिद्धांत विधि में क्या होता है कि कभी कभी निर्णय परिस्थितियों के अनुसार चेंज करने होते हैं। देन 119वां क्वेश्चन है, एक मिनट।
सामूहिक निर्णयन विधि में समूह के विचारों के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं, यानी समूह में जितने लोग हैं उनके अनुसार। तो वो क्या क्या शामिल है उसमें, तो सहभागिता, लोगों के सुझाव एवं लोगों के परामर्श, तो उपरोक्त सभी शामिल हैं। निर्णय की वैज्ञानिक विधियां आधारित होती है कारण एवं परिणाम के सिद्धांत पर, न केवल कारण न केवल परिणाम बल्कि दोनों के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। परिमाणात्मक या वैज्ञानिक निर्णयन विधियों में शामिल नहीं है। देखो, अपरिमाणात्मक का अन्य नाम क्या था, परंपरागत, लेकिन परिमाणात्मक का अन्य नाम है वैज्ञानिक निर्णय। तो इन विधियों में शामिल नहीं है, कौन सा शामिल नहीं है, सामूहिक निर्णय विधि शामिल नहीं है। बाकी प्रयोगाधार प्रणाली, शोध प्रणाली एवं सांख्यिकी विधियां शामिल हैं। जब इतना ज़्यादा बोलो ना तो कभी कभी जीव इधर उधर हो जाती है। जब निर्णय की अन्य सभी विधियां असफल सिद्ध हो जाएं तब क्या प्रयोग करना चाहिए, तो प्रयोग विधि का। जब निर्णय की अन्य सभी विधियां असफल हो जाएं तो फिर हमें क्या यूज करना चाहिए, प्रयोग विधि का प्रयोग करना चाहिए। शोध प्रणाली का प्रयोग करते समय प्रबंधक को काम लेना चाहिए, तो धैर्य एवं विवेक से काम लेना चाहिए। 124वां है मकान, कार, स्कूटर, टीवी, वीसीआर, रेडियो आदि निर्माण के लिए निर्णय विधि अपनानी चाहिए, तो नमूना या मॉडल विधि। देखो, कार का भी एक मॉडल आता है ना कि इस मॉडल का कार चाहिए, स्कूटर का भी इस मॉडल का, टीवी भी, सब में मॉडल। तो इसमें इन सभी को जो बनाने के लिए, इनके निर्माण के लिए निर्णय विधि, कौन सी निर्णय विधि अपनानी चाहिए, तो नमूना या मॉडल विधि। ठीक है। निर्णय की आर्थिक एवं वित्तीय विधियां हैं, तो निर्णय की आर्थिक वित्तीय विधियां तीनों रट लो, पुनर्भुगतान विधि, सम विच्छेदन विधि एवं अनुपात विश्लेषण विधि। उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। सांख्यिकी विधियां संबंधित है सांख्यिकी तथ्यों के संग्रह से, प्रदर्शन से, वितरण, विश्लेषण एवं निर्वचन से। उपरोक्त सभी आंसर होगा। सैंपलिंग विधियों में मुख्य है, सैंपलिंग विधियों में सैंपलिंग तकनीक होगी, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, संभाव्यता का सिद्धांत। उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। वह विधि जो निर्दिष्ट लक्ष्यों के संदर्भ में समस्या के समाधान हेतु परिमाणात्मक आधार प्रस्तुत करती है, क्या कहलाती है, तो क्रियात्मक शोध। एक क्रियात्मक शोध वह विधि है जो निर्दिष्ट लक्ष्यों के संदर्भ में समस्या के समाधान हेतु परिमाणात्मक आधार प्रस्तुत करती है। ठीक है। क्रियात्मक शोध की तकनीक नहीं है। क्रियात्मक शोध की तकनीक कौन सी नहीं है, शोध प्रणाली। अब यहाँ पे जो नहीं पढ़ा होगा तो वो शोध लिखा है, यहाँ भी शोध लिखा है, यहाँ भी, तो सीधे शोध प्रणाली तो मतलब सोचेगा नहीं कि ये इसका आंसर होगा। तो क्रियात्मक शोध की तकनीक कौन सी नहीं है, शोध प्रणाली। बाकी ये सब क्रियात्मक शोध की तकनीक है। रेखीय कार्यक्रम, खेल सिद्धांत, प्रतीक्षा पंक्ति सिद्धांत, ये सभी क्रियात्मक शोध की तकनीकें हैं। किसी समस्या के विभिन्न घटकों के आधार पर विभिन्न गणितात्मक विकल्प तैयार करके उनका मूल्यांकन किया जाता है। इस मान्यता पर कौन सी निर्णय तकनीक आधारित है, तो रेखीय कार्यक्रम, है ना। घटतीय आधार पर मानव व्यवहार का विश्लेषण करता है और क्यू की लंबाई को निर्धारित करता है। वह सिद्धांत कौन सा है, तो प्रतीक्षा पंक्ति सिद्धांत है। एक ग्राहक लाइन में तब तक ही खड़ा रह सकता है जब तक कि उसमें असंतोष पैदा न हो जाए। यह भाव दर्शाने वाला सिद्धांत है क्यू सिद्धांत, कि एक कोई ग्राहक है लाइन में तब तक ही खड़ा रह सकते हैं जब तक उसको असंतोष पैदा न हो जाए। यह भाव दर्शाने वाला सिद्धांत है क्यू सिद्धांत। ठीक है। सभी व्यवसायी अपने प्रतिस्पर्धी व्यवसायी से अधिक लाभ कमाने की चेष्टा करते हैं, इसी दृष्टि से अपनी रणनीति बनाते हैं। यह भाव क्या दर्शाता है, तो प्रतीक्षा पंक्ति सिद्धांत दर्शाता है। यदि किसी सिक्के को 10 बार उछाला जाए तो संभावना यही होगी कि 5 बार हेड और 5 बार टेल आएगी। इस मान्यता पर आधारित संबंध है संभाव्यता का सिद्धांत। संगठनात्मक संरचना सूचक है किसका, प्रतिमान और प्रणाली का। संगठनात्मक संरचना किसका सूचक है, प्रतिमान और प्रणाली का सूचक है। कुछ समानता के आधार पर संगठनात्मक प्रणाली को प्रबंध योग्य उप प्रणालियों में भी विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, विभेदीकरण। विभाजित हो रहे हैं यानी विभेद कर रहे हैं। तो दिन संरचना के समतली आयाम को क्या कहा जाता है, संरचना के समतली आयाम को कार्यात्मक संरचना कहा जाता है। संरचना के अंतर्गत संगठन के विभिन्न प्रारूपों या प्रकारों को सम्मिलित किया जाता है। वे कौन कौन से हैं, तो वे रेखीय हैं, रेखीय और स्टाफ, समिति तथा मैट्रिक्स। उपरोक्त सभी आएंगे इसके अंतर्गत। अधीनस्थों की वह संख्या जिसका एक प्राधिकारी या अधिकारी प्रभावी ढंग से पर्यवेक्षण कर सकता है कहलाता है, तो नियंत्रण विस्तार कहलाता है। स्पष्टता का सिद्धांत से आशय है दा है इसका सही आंसर उपरोक्त सभी होगी। स्पष्टता का सिद्धांत क्या होगा कि प्रत्येक को अपनी स्थिति का ज्ञान हो, प्रत्येक को अपने कार्य का भी ज्ञान हो और प्रत्येक को अपने उत्तरदायित्व एवं अन्यों के प्रति योगदान का भी ज्ञान हो। तो इससे स्पष्टता आएगी जब सभी चीज़ों का ज्ञान होगा। निर्णय प्रक्रिया को प्रभावी एवं सुदृढ़ बनाता है संगठन के सही स्तर पर सही निर्णय लेने से। संगठन में शामिल हैं, संगठन में क्या क्या शामिल हैं, तो उपक्रम के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक विशिष्ट क्रियाओं का निर्धारण करना, विभिन्न कृत्यों एवं कृत्यों के कार्यों के बीच समन्वय स्थापित करना, निश्चित व्यक्तियों एवं पदों को कृत्यों का आवंटन करना। तो उपरोक्त सभी संगठन में शामिल हैं। संगठन मानवीय और भौतिक संसाधनों तथा कार्यों का आपसी संबंध है। संगठन जो है मानवीय और भौतिक संसाधनों तथा कार्यों का आपसी संबंध है जिन्हें प्रणाली तंत्र के भीतर संयोजित किया जाता है। यह परिभाषा किसने दी है, तो हॉज एवं जॉनसन ने। जितनी भी परिभाषाएं हैं, कथन हैं, बुक्स हैं और जो चरण है, मतलब बहुत सारे पूछे जाते हैं कि इसके कितने, संगठन के कितने चरण हैं, प्रबंध के कितने चरण हैं, प्रबंध के कितने कार्य हैं, किसके अनुसार कितने कार्य हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा रटनी है। बार बार वीडियो को देखते जाओगे तो आपको रटती जाएंगी चीज़ें। तो संगठन मानवीय और भौतिक संसाधनों तथा कार्यों का आपसी संबंध है जिन्हें प्रणाली तंत्र के भीतर संयोजित किया जाता है। यह परिभाषा हॉज एवं जॉनसन ने दी है।
देन 144th क्वेश्चन, संगठन की विभिन्न विचारधाराएं हैं। तो प्रतिष्ठित विचारधारा भी है संगठन की, नौकरशाही विचारधारा भी है, मानवीय संबंध विचारधारा एवं प्रणाली विचारधारा। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि 3 कोई दे दे इनमें से और एक कोई अन्य दे दे जो नहीं है, तो आपको रटना है कि संगठन की कितनी कौन कौन सी विचारधाराएं हैं। ठीक है, प्रतिष्ठित विचारधारा के इनमें से प्रतिष्ठित विचारधारा के विकास में प्रमुख योगदान रहा है तो हेनरी फयोल, और ये प्रबंध के जनक भी रहे हैं। आधुनिक प्रबंध शास्त्री के जनक कौन रहे हैं? हेनरी फयोल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हेनरी फयोल का नाम जहाँ भी आए तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एकदम रटे होने चाहिए। तो प्रतिष्ठित विचारधारा के विकास में प्रमुख योगदान किसका रहा है? हेनरी फयोल का। नौकरशाही संगठन को सर्वाधिक कुशल, पूर्ण और आदर्श प्रारूप बताने वाले कौन थे? नौकरशाही संगठन को सर्वाधिक कुशल, पूर्ण और आदर्श प्रारूप बताने वाले थे मैक्स वेबर। मैक्स वेबर नौकरशाही को बहुत अच्छा समझते थे। हॉथर्न अध्ययन किस विचारधारा को जन्म दिया? तो मानवीय संबंध। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हॉथर्न अध्ययन किस विचारधारा को जन्म दिया है? पूछा सकता है कि हॉथर्न अध्ययन किस विचारधारा से संबंधित? तो मानवीय संबंध विचारधारा से। मानवीय संबंध विचारधारा के अंतर्गत संगठन को विभिन्न व्यवहारों के प्रतिमान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। कौन कौन से? अंतर व्यक्तिगत, अंतर समूहगत एवं समूहगत। उपरोक्त सभी। यदि संगठन पर प्रणाली के रूप में विचार करें तो यह स्पष्ट होता है कि वह अनेक हिस्सों या उप प्रणालियों से मिलकर बना है। ये उप प्रणालियां हो सकती हैं तकनीक, सामाजिक शक्ति, उपरोक्त सभी। यदि संगठन पर प्रणाली के रूप में विचार करें तो यह स्पष्ट होता है कि वह अनेक हिस्सों या उप प्रणालियों से मिलकर बना है। ये उप प्रणालियां कैसी हो सकती हैं? तकनीक, शक्ति, सामाजिक, सभी इसका आंसर होगा। वह कौन सी विचारधारा है जो संगठन की बंद और खुली प्रणाली दृष्टिकोणों को एकीकृत करती है? तो प्रासंगिकता विचारधारा। संगठन का नवीनतम और सर्वाधिक स्वीकार्य अभिमत कौन सा है? तो प्रासंगिकता विचारधारा। संगठन का नवीनतम और सर्वाधिक स्वीकार्य अभिमत कौन सा है? तो प्रासंगिकता विचारधारा। तो आज लगभग 100 क्वेश्चन हो गए और बहुत ही कम टाइम में हो गया है। तो हम पहले 500-600 क्वेश्चन 1-2 दिन में और में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रबंधन के उठाएंगे और लगभग 10,000 क्वेश्चन करेंगे। और इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि जाएगा तो कॉन्सेप्ट जाएगा, तो आपको कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा बिल्ड करना है। मैं कॉन्सेप्ट भी लेके आऊँगी बाद में किसी दिन मैराथन। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।